Dear learner, welcome to Learning for All. मैं सुल्तान, असिस्टेंट प्रोफेसर कम कोर्स कोऑर्डिनेटर, स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, अमर ज्योति स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आइए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानसिक मंदता या इसका दूसरा नाम बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जो कि इस टॉपिक से संबंधित यह दूसरा भाग है यानी कि पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट इस टॉपिक से संबंधित बनाया जा चुका है। उस वीडियो का लिंक इस पार्ट सेकंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उसे जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और यदि अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिए। साथ ही यदि पहली बार चैनल में वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठाते रहें। साथ ही अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, जिससे वो भी इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण। जानते हैं हम कि मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण क्या है। बौद्धिक अक्षमता यानी कि जिसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि 3 पार्ट में उनको क्लासिफाई किया गया है। अब हम देखते हैं कौन-कौन से 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है चिकित्सकीय वर्गीकरण यानी कि मेडिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड है मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण यानी कि साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और तीसरा है शैक्षिक वर्गीकरण यानी कि एजुकेशनल क्लासिफिकेशन। तो ये 3 प्रकार के क्लासिफिकेशंस हैं बौद्धिक अक्षमता या मानसिक मंदता के। अब हम एक-एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं चिकित्सकीय वर्गीकरण यानी कि मेडिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। चिकित्सकीय लक्षणों एवं प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के अनुसार बौद्धिक अक्षमता को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है, यानी कि इस चिकित्सकीय वर्गीकरण को भी कौन-कौन से ऐसे कारक हैं जिनके आधार पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि वास्तव में ये क्या है और किस तरीके से प्रभावित करता है। इनमें से सबसे पहला है संक्रमण एवं नशा यानी कि इन्फेक्शन एंड इंटॉक्सिकेशन। संक्रमण एवं नशा, जो कि मान के चलिए कि किसी भी व्यक्ति को या जो माता को अगर संक्रमण हो गया या जन्म लेने के बाद बच्चे को हो गया या किसी तरीके का नशा अधिक करता है तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और उसको इस तरीके की समस्याएं भी होने लगती हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के मादक जो पदार्थ होते हैं उनका अगर अधिक सेवन करता है जन्म लेने के बाद बच्चा, तो भी ये एक कारक बन सकता है। और यदि माता अगर इन नशीली दवाओं का नशा करती हैं, सेवन करती हैं या उनको किसी तरीके का संक्रमण हो जाता है, तो भी मेंटल रिटार्डेशन बच्चा पैदा हो सकता है या यूँ कहें कि बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार के ये कारक हैं, जो कि पहला इनमें से एक है। दूसरा है मानसिक एवं शारीरिक कारक। मानसिक एवं शारीरिक कारक में देखते हैं कि यह मेन चीज से अवस्थाओं के अनुसार, जैसे कि जन्म के पहले, जन्म के समय या जन्म के बाद हो सकती हैं ये चीजें। इनमें से मान लीजिए कोई चोट लग गई। अब चोट कब लगेगी? मान लीजिए कि माता को ही चोट लग गई तेजी से, तो बच्चे को अगर गर्भ में है तो नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज, बच्चा पैदा हो सकता है, जब पैदा हो जाता है तब उसको समस्या हो सकती है। मस्तिष्क में अगर चोट लग जाए तो भी उसको मानसिक रूप से समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो शारीरिक समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। कभी चोट लग गई, कोई हमारी स्नायु ग्रंथियां को प्रॉब्लम हो गया तो वहां से भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा पोषण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है। पोषण एक
ऐसा पॉइंट है जिसके अंतर्गत हम जानते हैं कि यदि किसी बच्चे को या माता को, बच्चे को कब, जब बच्चा जन्म लेने के बाद, और माता को कब, जब बच्चा गर्भ में रहता है, तो उस समय माता को भरपूर पोषण युक्त भोजन मिलना चाहिए। इसके अलावा जब बच्चा जन्म ले लेता है, उसके बाद उसे प्रोटीन युक्त जो भी चीजें हैं मिलना चाहिए, जिससे वो स्वस्थ रहे हमेशा, जिससे उसका मानसिक रूप से किसी भी तरीके का तनाव और दबाव ना बने। लेकिन विभिन्न प्रकार की ऐसी समस्याएं उत्पन्न ही हो जाती हैं, जिससे मान लीजिए बच्चा अगर बाद में हो गया या माँ को हो गया, अगर उसे सही तरीके से पोषण युक्त भोजन नहीं मिलता तो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और कुपोषण का शिकार होने से हो सकता है कि मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाए और मानसिक रूप से भी समस्या ग्रसित हो सकता है। नेक्स्ट है जन्म पूर्व अज्ञात कारक। अब ये जन्म पूर्व अज्ञात कारक का क्या मतलब है? यानी कि ये एक ऐसे कारक होते हैं जो जन्म होता नहीं है, जन्म से पहले ही जब वो माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, तो मान लीजिए कि किसी भी तरीके का माँ को कोई प्रॉब्लम हो गई, माँ विभिन्न प्रकार की अगर दवाओं का सेवन कर ली, माता को अगर बीमारी हो गई, इसके अलावा कोई मतलब एग्जैक्ट अज्ञात कारण रहता है, कोई ज्ञात नहीं रहता। कभी-कभी माता को ध्यान नहीं रहता, उसको किसी प्रकार की समस्या हो जाती है और आगे चल के जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसको ये मेंटल रिटार्डेशन से संबंधित समस्याएँ पैदा हो जाती हैं, जिसके कारण वो अपनी जो एक प्रोसेसिंग है माइंड की, जो मेंटालिटी है और किस तरीके से सामान्य बच्चे के तरीके से रहना है, वो फिर बाद में बच्चा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है गर्भधारण संबंधी रोग, यानी कि प्रेगनेंसी रिलेटेड डिजीज भी होती हैं। यदि माता जो है अगर वो एक सही उम्र में गर्भधारण नहीं करती है और किसी भी तरीके का संक्रमण हो जाता है, तो भी ऐसे समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा पर्यावरणीय कारक हैं, यानी कि जो हमारा वातावरण होता है, तो वातावरण में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि गरीबी, अज्ञानता, अशिक्षा, ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। तो अगर इससे भी ग्रसित व्यक्ति हो जाता है, अधिक तनावग्रस्त हो जाता है, तो भी मेंटली डिस्टरबेंस हो सकता है उसको, और वो हमेशा के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ये अवस्थाजनक होती है। मान लीजिए किसी भी अवस्था में हो गया, वैसे तो ज्यादातर ये माना जाता है कि 18 वर्ष से पहले ही इन बच्चों को ऐसी समस्या हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि गरीबी और तंगी या शिक्षा, अज्ञानता, इस तरीके की समस्याएं पैदा हो गई, तो इनसे भी प्रभावित होता है व्यक्ति का मेंटल। तो ये चिकित्सकीय वर्गीकरण है, मेडिकल क्लासिफिकेशन, जिससे ये निर्धारित होता है कि मेंटल रिटार्डेशन, इससे भी लक्षण झलकते हैं और बौद्धिक अक्षमता हो सकती है। अब हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण, यानी कि साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा व्यक्ति का आकलन कर उसका बौद्धिक स्तर यानी कि बुद्धि लब्धि ज्ञात किया जाता है। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू, जिसको हम लोग इंटेलिजेंस क्वेश्चन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं वो कौन सा सूत्र है। सूत्र है IQ बराबर MA अपॉन CA इंटू 100। ये बुद्धि लब्धि यानी कि IQ को जानने का एक सूत्र है। इसको हम, इनका फुल नेम क्या है, इसको हम अभी जानेंगे आगे। इससे पहले जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज होती हैं और कौन सी कैटेगरी का कितना IQ होता है। जैसे कि सबसे पहला है एक बॉर्डर लाइन जो ID होता है। ID मतलब आगे बताएंगे फुल नेम, जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज या डिसेबल्ड स्टूडेंट्स कहते हैं। जो बॉर्डर लाइन के होते हैं वो 70 से 85 या 90 के आसपास उनका IQ होता है। माइल्ड लेवल के जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होते हैं वो 50 से 70 IQ वाले होते हैं। मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड जो होते हैं वो 35 से 50 IQ वाले होते हैं। जो सीवियर कैटेगरी के होते हैं वो 20 से 35 IQ वाले होते हैं। और जो प्रोफाउंड कैटेगरी के होते हैं वो बिलो 20 यानी कि 20 से नीचे वाले होते हैं।
अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि IQ, MA, CA, ID ये सब विभिन्न प्रकार के इनके फुल नेम क्या होंगे? तो चलिए इनको जानते हैं हम। IQ बराबर इंटेलिजेंस क्वेश्चन, MA बराबर मेंटल एज, CA बराबर क्रोनोलॉजिकल एज जिसको हम लोग तैथिक आयु कहते हैं, जो हमारी करंट आयु होती है वर्तमान में। सपोज अगर वर्तमान में मैं 20 साल का हूं तो ये हमारी CA यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज होगी। ID मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये विभिन्न प्रकार के फुल नेम है जो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज या मेंटल रिटार्डेशन जिसे हम कहते हैं, उसका जो बोर्ड एग्जाम लेता है उसमें एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो फुल नेम ही पूछता है, और कई बार तो सूत्र भी पूछता है। जो IQ का सूत्र है ये विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। तो इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करिए। तो ये मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे कि बॉर्डर लाइन का बच्चा क्या क्या कर सकता है, माइल्ड का क्या, वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला जो बॉर्डर लाइन यानी कि जिसको हम लोग सीमा रेखा कहते हैं, सीमा रेखा वाले बौद्धिक अक्षम बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 70 से 85 अथवा 90 IQ की होती है। इस श्रेणी के बच्चों की जो पहचान कम हो पाती है, इसका मुख्य कारण है क्योंकि ये सामान्य बच्चों के साथ भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से पहचान में नहीं आते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत पहचान कर भी ली जाती है, यदि एक्सपर्ट है कोई, तब उनको उसी अनुसार व्यवस्था प्रदान करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा जो माइल्ड कैटेगरी के बच्चे होते हैं बौद्धिक अक्षम, उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 50 से 70 IQ की होती है। ऐसे बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कि ये अपने जो दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप जैसे कि अपना ब्रश करना, मंजन करना, स्वयं से खाना खाना, कपड़े पहनना, इस तरीके की एक्टिविटीज कर सकते हैं। इन्हें सामाजिक, शैक्षिक एवं सूक्ष्म गामक कौशल के क्षेत्र में विकसित किया जाता है। यानी कि जो सामाजिक कौशल होता है, शैक्षिक कौशल होता है, सूक्ष्म गामक जो हमारा मोटर स्किल होता है, जो फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर होता है, इनका डेवलपमेंट किया जाता है, क्योंकि पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं। लेकिन उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है। ये बहुत ही जरूरी है कि जब तक ऐसे बच्चों को एक एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा तब तक इनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता, चाहे वो सामाजिक हो, शैक्षिक हो, या उनका किसी भी तरीके का फिजिकली डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट है अल्प यानी कि मॉडरेट। ऐसे बौद्धिक अक्षम बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 35 से 50 होती है। इनमें सामाजिक जागरूकता कम होती है। अच्छा, सामाजिक जागरूकता कम क्यों हो जाती है? क्योंकि जो 35 से 50 वाले IQ के बच्चे होते हैं वे समाज के साथ टोटली इंटरेक्शन नहीं कर पाते, और हम मानते हैं कि सामाजिक विकास या सामाजिक जागरूकता तब हमारे अंदर आती है जब हम समाज में रहकर समाज के नियमों को फॉलो करते हैं, समाज के नियमों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार हमारा विकास हो जाता है, समाज के अनुसार हम अपना जीवन यापन करते हैं, तब हम मानते हैं कि हमारा सामाजिक विकास हो जाता है और हम बेहतरीन इंटरेक्शन करते हैं सभी लोगों के साथ। लेकिन ऐसे बच्चों में मेंटली प्रॉब्लम होती है, ये पूरी तरीके से अपने माइंड को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, किसी के साथ मेलजोल नहीं कर पाते, प्रभावित नहीं कर पाते, इसलिए ये पीछे रह जाते हैं, सामाजिक जागरूकता में कमी देखी जाती है। इन्हें दैनिक जीवन के क्रियाकलाप संबंधित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मैं दैनिक जीवन के क्रियाकलाप विभिन्न प्रकार के बार-बार जो बता रहा हूँ, जो दिन प्रतिदिन की क्रियाएं होती है, सुबह से लेकर के जो बच्चा उठता है, उसका ब्रश करना हुआ, उसका नहाना हुआ, उसका वॉशरूम जाना हुआ, उसका जब टोटी खोलना हुआ, तो किस तरीके का उनको क्रियाकलाप करते हैं, उनमें कैसे एडॉप्टेशन किया जा सकता है, तो उसको एक हम ट्रेनिंग देते हैं उस बच्चे को, ताकि स्वयं में वो स्वतंत्र हो सके। और नेक्स्ट है गंभीर यानी कि सीवियर कैटेगरी। जो एक बौद्धिक अक्षम बच्चा ऐसे होते हैं जो सीवियर कैटेगरी के होते हैं, इनकी बुद्धि लब्धि 20 से 30 होती है। इन्हें अधिक देखभाल की जरूरत होती है। अधिक का मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा देखभाल ही करते रहो। अधिक का मतलब होता है थोड़ा सा ऐसा कि मान लीजिए कि अगर 1 घंटे में उसे 40 मिनट अधिक देखभाल किया जाए तो उसको हम अधिक देखभाल कहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम 60 मिनट को पूरा 60 मिनट देखभाल कहेंगे। क्यों अधिक देखभाल की जरूरत होती है? क्योंकि ये अधिक
गंभीर बच्चे होते हैं, जो मॉडरेट कैटेगरी के होते हैं उनसे ये और कमजोर होते हैं और ये वास्तव में किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाते और इनकी जो निपुणता होती है स्वयं के देखरेख में, स्वयं का मतलब स्वयं का जीवन यापन कैसे करना है, हमको किसी के सामने कैसे पेश आना है, खुद का जीवन यापन, कपड़े कैसे पहने, पहने या ना पहने, इस तरीके के कौशल भी अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनको लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है फिजिकली रूप से, या उनको साथ में रह करके एक फैमिलियर होना पड़ता है एक शिक्षक को। इसीलिए जो रिहैबिलिटेशन का फील्ड है वो बहुत ही टॉलरेंस से भरा हुआ है, सहनशीलता से भरा हुआ है, क्योंकि ऐसे बच्चे हाइपर एक्टिव भी हो सकते हैं। तो इसलिए सहनशीलता बहुत जरूरी है, उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है अति गंभीर यानी कि प्रोफाउंड। ऐसे बौद्धिक अक्षम बच्चों की जो बुद्धि होती 20 से कम, एक प्रकार का कहें तो इनको कस्टडी में रखा जाता है, यानी कि किसी भी तरह का ये काम नहीं कर सकते, पूरी तरीके से आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं किसी पर। इन बच्चों की जो हमेशा देखभाल करने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जब खुद से कुछ नहीं कर सकते, दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो सीधी सी बात है, इसीलिए इनको जरूरत होती है हमेशा देखभाल की। ये पूरी तरह दूसरों पर आश्रित होते हैं। इसीलिए इन बच्चों के लिए देखभाल से संबंधित इनके जीवन यापन के लिए जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है 1999, उसका निर्धारण किया गया है, क्योंकि ऐसे जो कैटेगरी की डिसेबिलिटीज हैं वो बहुत ही गंभीर होती हैं, इसलिए उसका निर्माण किया गया है ताकि पूरी व्यवस्था हो सके। अब हम देखते हैं शैक्षिक वर्गीकरण यानी कि एजुकेशनल क्लासिफिकेशन। इसके अंतर्गत बच्चों के क्रियाकलाप एवं कार्य संपादन करने के स्तर का आकलन किया जाता है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा, कार्य संपादन क्या होता है? यानी कि कार्य को कैसे संपन्न करना है, उसका स्तर क्या है, उसके क्रियाकलाप क्या है बच्चे के। एजुकेशनल रूप में कैसे, एडुकेबल, ट्रेनेबल, मतलब किस तरीके से उनको हम क्या कर सकते हैं, इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। इनको हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है एडुकेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल यानी कि शिक्षणीय बौद्धिक अक्षम। दूसरा है ट्रेनेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल यानी कि प्रशिक्षणीय बौद्धिक अक्षम। और तीसरा है कस्टोडियल इंटेलेक्चुअल डिसेबल यानी कि संरक्षणीय बौद्धिक अक्षम या अभिरक्षणीय, यानी कि पूरा कस्टोडियल कस्टडी में रखा जाता है। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। इसके अलावा मैं इसमें कुछ चीजें और बता रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कभी EMR या EID का फुल फॉर्म पूछ ले, क्योंकि बार बार फुल फॉर्म आता ही रहता है। जैसे कि EMR का पूछ ले तो एडुकेबल मेंटल रिटार्डेशन होता है, और EID का पूछ ले तो एडुकेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा TMR पूछ ले तो ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन, TID पूछ ले तो ट्रेनेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल। इसके अलावा कभी CMR पूछ ले तो कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेशन, CID कभी पूछ ले, CID कभी कभी तो ऐसा मत करिएगा कि CID मतलब क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट लिख दें या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट लिख दें, क्योंकि जब CID का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा तो आप यही कहेंगे कि हमको तो पढ़ाया ही नहीं गया है। लेकिन इसका CID का फुल फॉर्म क्या है? कस्टोडियल इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल बच्चे होते हैं उनको कस्टडी में रखा जाता है। तो इनके फुल नेम भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करिए और वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी आपको बेहतरीन समझ में आ गया। तो चलिए हम इन तीनों को भी अच्छे से समझते हैं। जो एडुकेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड यानी कि शिक्षणीय बौद्धिक अक्षम, दूसरा ट्रेनेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड यानी कि प्रशिक्षणीय बौद्धिक अक्षम, तीसरा कस्टोडियल इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड यानी कि संरक्षणीय बौद्धिक अक्षम। इन तीनों के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करते हैं। इनमें जो सबसे पहला है वो है एडुकेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड यानी कि शिक्षणीय बौद्धिक अक्षम। इसके अंतर्गत जो बच्चे होते हैं वो उनकी बुद्धि लब्धि या जो IQ जो होता है वो 50 से 70 के बीच होता है, यानी कि जो 50 से 70 का IQ होता है वो माइल्ड कैटेगरी में आता है और समाज में ये अच्छी तरह से व्यवस्थित हो सकते हैं, क्योंकि माइल्ड कैटेगरी का बच्चा पूरी तरीके से इतना ज्यादा
समस्या नहीं होती, इसीलिए इस कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि उसको शिक्षा दी जा सकती है, उसको सिखाया जा सकता है, उसको विभिन्न प्रकार के कार्यों के अनुसार, कार्यात्मक तौर तरीके के अनुसार उनमें विभिन्न प्रकार के कौशल डेवलप किए जा सकते हैं। इसीलिए अच्छा, कार्य के अनुसार क्यों सिखाते हैं? क्योंकि जो इनका करिकुलम होता है उसको फंक्शनल करिकुलम कहते हैं, और ये एकाग्रता इनमें कम पाई जाती है, इसलिए एक्टिविटी के थ्रू जब इनको हम सिखाते हैं तो उसमें ये रुचि दिखाते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए हम इनको फंक्शनल रूप में सिखाते हैं ताकि ये एडजस्ट कर सके अपने आप को। साथ ही व्यावसायिक कौशल का विकास भी इनके अंदर किया जाता है। व्यावसायिक कौशल कैसे? मान लीजिए अगर मिट्टी के बर्तन बनाना है तो ये अपने आप में एक व्यावसायिक यानी कि वोकेशनल स्किल है, आज नहीं तो कल काम आएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको म्यूजिक में बहुत पसंद रहता है, गाना भी गाते हैं ऐसे बच्चे, तो उनको इसमें भी ट्रेन किया जा सकता है। तो इस तरीके के कौशल जो इनको जीवन यापन करने के लिए, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो एक्टिविटीज व्यक्तिगत रूप से, जैसे मान लीजिए कि हमें बच्चों को फोटोकॉपी की मशीन के पास या पेजों को गिनने के लिए या पेजों को सेट करने के लिए रख दिया जाए तो भी ऐसा काम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेनेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल, यानी कि प्रशिक्षणीय बौद्धिक अक्षम। इनको ये प्रशिक्षण के क्षेत्र से संबंधित है। इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जिनका जो बुद्धि लब्धि होता है वो 35 से 50 होता है। ऐसे बौद्धिक अक्षम बच्चे दिन प्रतिदिन के कार्य में निपुण होते हैं, यानी कि दिन इनको यहाँ पर शिक्षा नहीं दी जा सकती पूरी तरीके से, क्योंकि ये इनका जो आईक्यू होता है वो माइल्ड कैटेगरी से कम होता है। और ऐसे बौद्धिक अक्षम बच्चे दिन प्रतिदिन के कार्य में निपुण होते हैं, दिन प्रतिदिन का काम कर लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो स्वयं से संबंधित एक्टिविटी करना होता है वो कर सकते हैं। लेकिन इन्हें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें इतना सा हो जाता है कि सहारे की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, बट इन्हें कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। पूरी तरीके से या यूं कहें कि निपुण दिन प्रतिदिन के कार्य में तो होते हैं और पूरी तरीके से सहायता भी नहीं करनी पड़ती किसी को, ये दिन प्रतिदिन के कार्य कर लेते हैं। लेकिन अगर अगर हम कुछ क्षेत्रों में और प्रशिक्षण देना चाहें, ऐसा थोड़ी है कि ब्रश कर लिया, नहा लिया, स्वयं से कपड़े पहन लिया तो केवल यही जिंदगी थोड़ी है इनके लिए। थोड़ा और भी हम इसे कुछ सिखा सकते हैं। मान लीजिए कि किसी से नमस्ते कैसे करना है, किसी के सामने जाना है तो कैसे खड़े होना है, कैसे पेश आना है, तो ये भी एक व्यवहारिक इनके अंदर कौशल है, उसका भी हम प्रशिक्षण दे सकते हैं। और अगर इस तरीके का प्रशिक्षण दे देते हैं तो उनमें एक बहुत ही सामाजिक कौशल बहुत तरीके से डेवलप हो जाता है, व्यवहारिक कौशल डेवलप हो जाता है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिन जो उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं, जहां पर मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन का व्यवहार इतना अच्छा है कि जब भी वहां जाओ तब वो हाथ मिलाने को कहते हैं, वो नमस्ते करते हैं, यानी कि क्या है, उनको प्रशिक्षण दिया गया है इन क्षेत्रों में। नेक्स्ट है कस्टोडियल इंटेलेक्चुअल डिसेबल। जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको कस्टडी में रखा जाता है जिनका आईक्यू 20 से नीचे का होता है, यानी कि जो आईक्यू 20 से नीचे, जब भी हम आईक्यू की बात करते हैं तो एक नॉर्मल पर्सन की 90 से 110 या 109 मानते हैं। अब सोचिए कि 20 से नीचे जिसका होगा उसका माइंड बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, टोटल प्रोफाउंडली मेंटल रिटार्डेशन होता है या बौद्धिक अक्षम होता है। इनको पूरी तरीके से देखरेख की जरूरत होती है, ये कुछ भी नहीं कर सकते, दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप भी नहीं कर सकते, इसलिए इनको संरक्षण में रखा जाता है। इसलिए एक पॉइंट दिया गया है कस्टोडियल इंटेलेक्चुअल डिसेबल। और इनको कोशिश की जाती है कि उनके साथ रह के उनका एडॉप्टेशन करें, क्योंकि सीधी सी बात है, जब व्यक्ति का जो मानसिक रूप से सही तरीके से सेट नहीं होता ना, तो वो फिजिकली रूप से भी प्रभावित हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखने को मिलते हैं जो मानसिक रूप से प्रभावित के साथ साथ फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाते हैं। उनका हाथ एक्टिव नहीं होगा, उनका जो मोटर स्किल है वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह काम नहीं करेगा।
तो क्योंकि ये अत्यधिक उसी में डूब जाते हैं, इनका मेंटल प्रोसेस, इनका जो नर्वस सिस्टम है वो काम नहीं करता है, इसलिए इनको विशेष देखरेख की जरूरत होती है। तो ये था हमारा जो किस तरीके से जो हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन था, जो एजुकेशनल क्लासिफिकेशन यानी कि शैक्षिक जो वर्गीकरण है, इसके अंतर्गत ये 3 चीजें थी: एडुकेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल, ट्रेनेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल एंड कस्टोडियल इंटेलेक्चुअल डिसेबल। थैंक यू सो मच। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठाते रहें। थैंक यू सो मच।